The making of a scientist. Richard Ebright has received the Cyril Scholar Award and the Searching Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. Okay, तो यहाँ पर जिसकी साइंटिस्ट की बात हो रही है वो उसका नाम क्या है? रिचर्ड एब्राइट. ओके, तो इन्होंने इनको अवार्ड मिले हैं और 2 अवार्ड यहाँ पर मेंशन है. सबसे पहले सियरल स्कॉलर अवार्ड और उसके बाद शेरिंग प्लोग अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. अच्छा, उनका जो मतलब इंटरेस्ट था वो किस में था? वो बटरफ्लाइज में बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था. Okay, so we are going to study lot in this chapter about a young scientist. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Okay, तो यहाँ पर साइंटिस्ट की एज कितनी है? 22 की एज है उनकी, जो कि स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं पहले. ओके, उन्होंने पूरी दुनिया को एकदम एक्साइटमेंट में डाल दिया है क्योंकि उन्होंने एक डिस्कवरी की है, एक थ्योरी निकाली है, नई थ्योरी है. वो किसके बारे में है? कि सेल्स कैसे काम करते हैं. रिचर्ड एच एब्राइट, पूरा नाम क्या है? रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. तो क्या होता है? रिचर्ड जो हैं और उनका कॉलेज का रूममेट जो है वो दोनों इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं एक आर्टिकल में, जिस प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. मतलब कहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं? वो जगह का नाम क्या है या इवेंट का नाम क्या है? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. वहाँ पर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो साइंटिफिक जर्नल है वो पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट के काम को पब्लिश कर रहा है. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. Okay, तो क्या होता है? यहाँ पर बात हो रही है कि अगर इसकी जगह एक कोई स्पोर्ट्स होता और उसमें ऐसा कुछ हो जाता एट द एज ऑफ 15, क्लियर, तो होता क्या? ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. हिटिंग होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, ये बेसबॉल की बात हो रही है. बेसबॉल में होम रन होता है. ओके, तो अगर स्पोर्ट्स नहीं पता है तो डजेंट मैटर, बस ये समझ जाओ कि बेसबॉल की बात हो रही है. तो उसमें बैट से जब वो होम रन लेते हैं, सो लाइक दैट इज अ कंप्लीट कैलकुलेशन. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. तो रिचर्ड के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ओके, ये बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारे काम किए, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सब शुरू होता है बटरफ्लाइज से. ओके, क्यों बटरफ्लाइज से क्यों होता है? अब यहाँ से कहानी शुरू होती है. एज ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर. तो क्या होता है कि जो एब्राइट है वो अकेले बच्चे हैं अपने माँ बाप के और वो, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में उनका जन्म हुआ है. ओके, देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर. वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था करने के लिए. ही सेड आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जहाँ पर मैं जन्मा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन एक काम मैं कर सकता था जो नहीं कर सकता था. फुटबॉल और बेसबॉल तो नहीं खेल सकता था क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ वहाँ पे भाई. ठीक है, अकेला बच्चा था वो. ओके, और दूसरा काम क्या कर सकता था? कि वहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था. तो दूसरा काम उसको ज़्यादा बेहतर लगा. So he did, and did he ever? Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. तो होता क्या है? ठीक है, उसने यही काम करना शुरू किया और किंडरगार्टन में था वो, वहाँ से शुरू करता है. एब्राइट ने उसी टाइम से बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. ठीक है, और अपनी एक्टिविटीज़ बना ली थी उसको. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. और क्या क्या इकट्ठा करना शुरू किया? रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. तो एक एस्ट्रोनॉमर भी बन जाता है वो. ठीक है, एक बच्चा जो होता है भाई वो क्या करता है? वो, ठीक है, दिन में कुछ कर रहा है, रात में कुछ कर रहा है. तो रात में क्या करता था कि तारों को घूरता रहता था एक एस्ट्रोनॉमर की तरह. ओके, तो ये उसकी एक दिनचर्या रहती थी. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड. ओके, तो यहाँ पर पहली बार मतलब उसका जो दिमाग होता था वो हमेशा इन्हीं चीज़ों में लगा रहता था कि कैसे क्या बेहतर किया जाए. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. उसके मतलब उसकी माँ भी हैं जो उसको हमेशा इनकरेज करती रहती हैं, उसको मोटिवेट करती रहती हैं कि तुम कुछ नया करो, कुछ नया सीखो. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स.
और वो उसको ट्रिप पर भी, रिचर्ड को ट्रिप्स पर भी लेकर जाती हैं घुमाने के लिए। बॉटम टेलीस्कोप भी खरीद कर दिया, माइक्रोस्कोप भी खरीद के दिया, कैमरा भी खरीद के दिया, माउंटेनिंग मटेरियल्स, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं माउंटेन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो सब खरीद के दिया। एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प इन मैनी अदर वेज, और भी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसको, उसमें कभी भी उसको रोका टोका नहीं, उसको जो लाइफ में करना था उसको करने दिया। ओके, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। ओके, हिज मदर सेड, तो उसकी मम्मी क्या कहती हैं कि मैं ही तो अकेली उसका देखभाल करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए हूँ, ठीक है, जब तक उसने अपना स्कूल शुरू नहीं कर दिया। मतलब अभी किंडरगार्टन में है, छोटा बच्चा है, तो अभी क्या ही होगा, क्लियर। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके दोस्त बन जाएंगे, तो उसके दोस्त भी आने लगेंगे यहाँ पर। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। तो होता क्या है, उसकी माँ ये सारी बातें बता रही हैं कि उसके लिए सिर्फ मैं ही तो हूँ, ठीक है, और रिची जो है, रिची यहाँ पर कौन है, रिचर्ड को ही प्यार से घर में रिची बुलाया जाता है। ओके, तो वो एक ही व्यक्ति है। तो उसकी माँ कहती हैं कि ठीक है, उसके जब से पापा की डेथ हो गई है, ठीक है, रिची के पापा की डेथ हो गई, तब से रिची ही उनकी ज़िंदगी है। ओके, और कब डेथ हुई थी, जब रिची 3rd ग्रेड में था। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। तो हर शाम को वो लोग डाइनिंग रूम में बैठकर टेबल पर, ठीक है, बढ़िया अपने साथ में वक्त बिताया करते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, और अगर रिची के पास या रिचर्ड के पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो उसकी माँ उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ देती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, ऐसा नहीं कि कोई काम का मतलब है कि कोई फिजिकल काम करना है, कोई मजदूरी का काम करना है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ नया सीखने वाला काम। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न, और उसको, रिची को ये चीज़ें पसंद भी आती थी, वो उसको सीखना भी चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। तो अच्छे नंबर भी आने लगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहा है वो, और हर दिन वो बाकी बच्चों की तरह ही रहता था, ऐसा कुछ अलग नहीं था उसका। By the time he was in the 2nd grade, Albright has collected all 25 species of butterfly found around his hometown. तो क्या होता है, ठीक है, जब तक जो बच्चा था, जो रिची था या रिचर्ड है, एक ही नाम है, ठीक है, तो एब्राइट मतलब उसका सरनेम है, तो उसने 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर लिए थे जो उसके घर के आसपास उसको मिल रहे थे। कब तक, जब तक वो 2nd ग्रेड में आया था। नीचे वो सारी बटरफ्लाइज की स्पीशीज के बारे में ये चार्ट पेपर में दिया हुआ है, क्लियर। तो ओके, That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. और उसने क्या कहा कि चलो अब तो यहाँ से मेरा अब बटरफ्लाई कलेक्ट करने का काम खत्म हो गया मेरा। But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. Okay, X मतलब 10 है, ये रोमन में 10 लिखा हुआ है। ओके, तो अभी जब इसको मतलब 25 स्पीशीज उसने कलेक्ट कर लिए हैं, अब कह रहा है कि अब तो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का काम खत्म हो गया मुझे लगता है, अब यहाँ से और बटरफ्लाइज मुझे नहीं मिलेंगी, सारी स्पीशीज मैंने कलेक्ट कर ली हैं। तभी उसकी माँ क्या करती है, उसको एक बच्चों की किताब ला के दे देती हैं जिसका नाम क्या था, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च 10। 10 का मतलब क्या है, एक्स को 10 बोला गया है क्योंकि जो रोमन में लिखा जाता है उसको एक्स लिखा जाता है। ओके, तो हो सकता है 10th एडिशन हो, इसलिए वहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। ओके, तो बुक का नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च 10। That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. तो उस किताब में उसने क्या पढ़ा था कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज होती हैं वो सेंट्रल अमेरिका को माइग्रेट करती हैं। ओके, और यहाँ से उसकी डिस्कवरी में कुछ नई चीज़ें, वो अब उत्साहित हो जाता है, वो जानना चाहता है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी बातों के जवाब वो जानना चाहता है। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. तो बुक के अंत में हमें एक चीज़ पता चलेगी कि माइग्रेशंस के बारे में जो रीडर्स हैं, जो किताब के रीडर्स हैं, उनको पता चलता है कि वो बटरफ्लाई के माइग्रेशंस के बारे में पढ़ें। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick. ओके, और जब इस किताब को पढ़ा जाएगा, कौन सी किताब को, द मोनार्च, ठीक है, जो उस बच्चे को किताब मिली, अगर उस किताब को पढ़ा जाएगा तो लास्ट में एक चीज़ दी हुई है कि बटरफ्लाइज को टैग करना रहता है। टैग करने का मतलब लाइक ट्रैक करना एक तरीके से, ठीक है, और ये रिसर्च कौन करना चाहता है, डॉक्टर फ्रेडरिक ए हर्कोहर्ट, ऐसा कुछ नाम होगा। ओके, व्हाट्सोएवर द नेम इज। तो रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, डॉक्टर फ्रेडरिक, और वो चाहते हैं कि जो रीडर्स हैं, जो ये किताब पढ़ रहे हैं, वो बटरफ्लाइज को टैग करें ताकि उनका माइग्रेशन को ट्रैक किया जा सके। डॉक्टर फ्रेडरिक जो है वो कहाँ से हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से हैं, और ये कहाँ पर है, कनाडा में।
ओके, टोरंटो जो है वो कनाडा की कैपिटल है. ओके. एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर Urquhart, and soon Albright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. तो जो एब्राइट की मदर हैं वो उन साइंटिस्ट को, डॉक्टर फेडरिक को लिखती हैं क्लियर सारी चीज़ें. और एब्राइट जो होता है वो क्या करता है, वो बटरफ्लाइज में अटैच करने लगता है. ओके, मोनार्क्स में तो सब अटैच करने लगता है. टैगिंग करने का बोला गया है. एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर Urquhart. ओके, तो यहाँ पर किसी के पास भी, किसी को भी अगर वो बटरफ्लाई टैग्ड मिलती है तो वो टैग बटरफ्लाई किसको भेज दी जाती है, डॉक्टर को. क्लियर, डॉक्टर फेडरिक को ऑब्वियसली. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर. बटरफ्लाई आप कब कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, गर्मियों के लास्ट के 6 हफ्तों में. ओके ओके, नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा. ये थोड़ा सा साइंटिफिक कहानी है तो मे बी लाइक यू कैन गेट कंफ्यूज, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस इन दिस. इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी. अगर आप एक एक करके उन बटरफ्लाइज को पकड़ोगे तो आप बहुत सारी नहीं पकड़ पाओगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. तो अब क्या करना था एब्राइट को कि बहुत सारी बटरफ्लाइज एक बार में पकड़नी थी. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. ओके, तो एब्राइट के लिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया था कि उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करना था. अब इतनी सारी एक एक बटरफ्लाई पकड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा. सो उसने क्या किया, उसने एक फीमेल मोनार्च को पकड़ा, उसको, ठीक है, उसके अंडे जो थे ले गया और उनको रेस किया कहाँ पर, बेसमेंट में, और उनकी लाइफ साइकिल को देखा. अब बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसी होती है, पहले अंडा होता है, उसके बाद वो कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, उसके बाद एक अडल्ट बटरफ्लाई बनता है. क्लियर, तो ये लाइफ साइकिल होती है एक बटरफ्लाई की. देन ही वुड टैग बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो. और जो बटरफ्लाइज होती हैं जब वो बाहर निकलती हैं, ओके, तो उसको उनको टैग करता है, टैग करने के बाद उनको जाने देता है. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. और कई सालों तक उसका बेसमेंट जो था वो कैसा था, ठीक है, इन्हीं कामों में वो लगा रहता था और वहाँ पे सारे मोनार्च के अलग अलग स्टेजेस के डेवलपमेंट होते थे. इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको अपना काम से बोरियत लगने लगी कि अब उसको इंटरेस्ट नहीं है कि बटरफ्लाइज को टैग करे. इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक. ठीक है, एक तो बहुत फालतू का काम उसको लग रहा है ये, और उसमें से कोई उसको फीडबैक भी नहीं मिल रहा है. एब्राइट सेड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. क्लियर, तो अब वो क्या कहता है, इतने समय में जितना भी उसने काम किया इतने सालों में, उसमें से हंसते हुए बताता है इतने टाइम में क्या हुआ है, सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज हैं जिसको उसने टैग किया तो उनको पकड़ा गया है दोबारा से, और वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं, उसके जहाँ वो रहता है वहाँ से 75 माइल्स ही आगे उनको पकड़ लिया गया. क्लियर, सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज, मतलब इतनी सारी उसने किया, इतना काम किया इतने सालों तक, लेकिन उसको कोई खास रिजल्ट नहीं मिला. In the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. अच्छा, क्या होता है 7th ग्रेड में, अब वो 7th क्लास में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर, तो अब उसको समझ में आता है कि रियल साइंस क्या है. ठीक है, जब वो कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है और वो हार जाता है. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. तो कह रहा है ये बहुत बुरी बात है कि वहाँ पे बैठे रहा मैं, ठीक है, और बुरा लग रहा है ये चीज़ कि मैं वहाँ पर था, सबको कुछ ना कुछ मिला लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला. एब्राइट सेड, his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. Clear? तो अब उसको समझ में आ गया कि वो जो काम कर रहा है उसमें कुछ खास उसको नहीं मिलने वाला है. क्लियर, और जो रियल लोग होते हैं, जो रियल विनर्स हैं, वो सच में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ओके, ये नहीं है कि सिर्फ साफ सुथरा काम कोई कर रहे हो. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. ठीक है, अब रिचर्ड के अंदर एक भावना आ गई है कि कंपटीशन है यहाँ पर. अभी तक क्योंकि वो अकेला था अपनी जहाँ पे वो रहता था, उसको कुछ खास समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी उसको कंपटीशन दिख रहा है. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट. अब वो कह रहा है कि मुझे पता है कि अगले साल जो भी यहाँ पे इस तरीके से फेयर लगने वाला है, ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ असल का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ही सेड, the subject I knew most about was the insect work
आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। कह रहा अगर मुझे कोई किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो वो यही कि मुझे कीट पतंगे जो होते हैं, ठीक है, कीड़े होते हैं, उनके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और इतने सालों तक मैंने उन्हीं पर काम किया है। सो ही रोट टू डॉक्टर और के हर्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर? तो क्या होता है, वो उसको लिखते हैं, वो जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर फ्रेडरिक हैं उनको लिखता है वो आइडियाज़ के लिए, ठीक है, और उसको वापस में क्या मिलता है, काफ़ी सारे सजेशंस मिलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। और इतने सारे आइडियाज़ वो डॉक्टर भेज देते हैं कि एब्राइट को अब वो पूरा हाई स्कूल तक अपने बिजी ही रहता है। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री इंटरनेशनल साइंस फेयर। और काफ़ी सारे उसने प्राइजेस भी जीते उन सारी चीज़ों में। For his 8th grade project, Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. ठीक है, अच्छा, अभी वो 7th क्लास में था तो वो अपना फेयर हार गया था। क्लियर? वो कुछ जीत नहीं पाया था। तो अब क्या होता है, जब वो 8th ग्रेड में आ जाता है तो एब्राइट जो है वो, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखता है कि वायरल डिसीज़ की डिस्कवरी करता है जो सारे मोनार्च को लगभग हर साल में मार देता है। एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। एब्राइट को ऐसा लगता है कि जो डिसीज है उसका कैरियर कौन है, बीटल है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कैटरपिलर्स को जो बन रहे हैं, बटरफ्लाइज बन रही हैं या कैटरपिलर्स बन रहे हैं, उन सबको पालन पोषण करना शुरू कर दिया, ठीक है, बीटल्स की प्रेजेंस में, ताकि समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ है। आई डेंट गेट एनी रियल रिजल्ट। उससे कोई उसको खास फायदा नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला। ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राई द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। तो अब क्या होता है, वो आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि बीटल्स के थ्रू ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, ये कुछ और वजह है, और उसको इस चीज़ के लिए अवार्ड भी मिलता है। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्ड्स। ओके, तो होता क्या है कि अगले साल का एक्सपेरिमेंट उसका क्या होता है कि जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं, वो मोनार्ड्स को कॉपी करती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही उसकी टेस्टिंग थ्योरी है अगले साल की, मतलब नाइन्थ क्लास में जब वो आ जाएगा। अभी 8th का ऊपर वाला ये 8th का है, अब यह 9th की क्लास की बात हो रही है। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्ड्स बिकॉज मोनार्ड्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अच्छा, एक थ्योरी है, पहले से बनी बनाई एक थ्योरी है कि जो वाइसरॉयज बटरफ्लाई होती हैं वो मोनार्च जैसी दिखती हैं, लेकिन मोनार्च की खासियत क्या है कि वो बर्ड्स को पसंद नहीं है, इसलिए बर्ड्स उन्हें खाना पसंद नहीं करती हैं। ओके, और वॉइसरॉय क्योंकि मोनार्च जैसी दिखती हैं तो वो उसी के जैसे प्रिटेंड करती हैं ताकि जो बर्ड्स हैं वो वाइसरॉय बटरफ्लाई को ना खाएं। वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड, वाइसरॉय की अगर बात की जाए, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है बर्ड्स के लिए, मतलब बर्ड्स को वाइसरॉय बटरफ्लाई खाना बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? तो वाइसरॉय बटरफ्लाई खुद को बचाने के लिए मोनार्च की तरह दिखाने की कोशिश करती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। ओके, जितना अच्छे से वो खुद को मोनार्च बटरफ्लाई दिखा पाएंगी उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा कि वो बर्ड्स की डिनर ना बने। ओके, एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्ड्स। अब एब्राइट का यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या है, एब्राइट का प्रोजेक्ट ये है कि वो ये देखना चाहता है कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्ड्स को खाती हैं या नहीं खाती हैं। He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would get all the monarchs it could get. Clear? तो उसको समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं है कि ये गलत बात है, ठीक है, बर्ड्स मोनार्च भी खाती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है मोनार्च। Albright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. Okay. अब यहाँ पर क्या होता है कि उसका पहले तो ये प्रोजेक्ट जो था वो जूलॉजी डिवीजन में रखा जाता है और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड आता है वो उसका प्रोजेक्ट। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ओके, तो यहाँ इस धीरे धीरे करके वो एक साइंटिस्ट भी बनता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हाउ इज अ मोनार्च बटरफ्लाई डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरॉय बटरफ्लाई। नीचे वाली जो है वो वाइसरॉय बटरफ्लाई है और ऊपर वाली मोनार्च बटरफ्लाई है। क्लियर? ओके। इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च। अब क्या होता है, हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, मतलब लगभग 12th में आ गया होगा। क्लियर? रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब उसकी एक डिस्कवरी होती है कि एक अननोन जिसके बारे में अभी पता नहीं है ऐसा इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स। और यही एक थ्योरी थी जो लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में भी बात करने वाली है। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, What is the purpose of the 12 tiny gold spots on the monarch pupa?
तो थ्योरी जो है, जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मोनार्च जो है, मोनार्च प्यूपा है, उसके ऊपर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स है वो क्यों होते हैं, उसका होने की वजह क्या है। क्लियर। अगर आप देखोगे तितली के ऊपर, बटरफ्लाई के ऊपर, तो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं। Everyone assumed the spots were just ornamental, Albright said, but Dr. Frederick या Dr. Urquhart, वो एक ही पर्सन है, didn't believe it. अब होता क्या है, ठीक है, सबको ये लगता है कि वो डॉट्स इसलिए हैं ताकि जो बटरफ्लाई है वो सुंदर लगे, दैट्स ऑल, उसका और कोई पर्पस नहीं है। लेकिन एब्राइट को भी ऐसा लगता है और डॉक्टर फेडरिक को भी ऐसा लगता है कि ये वजह नहीं हो सकती है। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो सबसे पहले क्या होता है, अगर इनको जवाब चाहिए इस बात का तो उनको क्या करना पड़ेगा, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे हैव टू डू इज कि उनको एक डिवाइस बनाना पड़ेगा। क्लियर। जो भी एब्राइट और बाकी स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं साइंस प्रोजेक्ट पे, उनको एक डिवाइस बनाना पड़ेगा जिससे ये साबित हो पाए कि जो स्पॉट्स है वो एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जिससे बटरफ्लाई पूरा डेवलप हो सके। ओके, दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। होता क्या है, ये बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और उसका ये लोग कर लेते हैं। क्लियर। वो डिवाइस भी बना लेते हैं, ये साबित भी हो जाता है जो वो साबित करना चाहते थे, और यहाँ से एब्राइट को फर्स्ट प्लेस मिलता है काउंटी फेयर में। ओके, और इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में भी उसकी एंट्री हो जाती है। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और उसको थर्ड पोजीशन मिलती है जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ओके, होता क्या है कि उसको एक मौका भी मिलता है फिर से, ओके, साथ में एक मौका भी मिलता है गर्मियों के समय में कि वो एनाटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम भी कर सके, जो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखा है वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्च प्यूपा। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल जूनियर था वो, तो रिचर्ड एब्राइट जो है, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उसको बहुत एडवांस एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अब। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during the summer. होता क्या है कि उस साल भी उसको फर्स्ट प्राइज मिल जाता है इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उसको एक और मौका मिलता है कि वो उस आर्मी लेबोरेटरी में जहाँ पे वो काम कर रहा था वो एक साल और काम कर सकता है गर्मियों के समय में। In his senior year, he went a step further. तो एक कदम वो और आगे बढ़ता है। He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. अब उसने इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है यहाँ पर कि जो वो क्या डिस्कवर करता है, वो जो सेल्स बना लेता है मोनार्च विंग से, मोनार्च जो तितली है उसके विंग से वो सेल निकालता है, ठीक है, उसमें से ग्रो करता है उसको, और एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता है, शो दैट द सेल्स वो डिवाइड, ये सेल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और वो एक नॉर्मल बटरफ्लाई बन जाती हैं, उस बटरफ्लाई के विंग्स बन जाते हैं। क्लियर। स्केल्स इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, जो गोल्ड स्पॉट्स हैं बटरफ्लाई के ऊपर, अगर उसमें से जो हार्मोन निकल रहा है, अगर उसके साथ, ठीक है, इन सेल्स को मिला दिया जाए तभी पंख बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते हैं। गॉट इट। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो उसने डिस्कवर किया था। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्लेस मिली जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, और उसने गर्मियों की जो दिन थे उसने ग्रेजुएशन के बाद वहीं आर्मी लेबोरेटरी में बिताए, एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, और दूसरी लेबोरेटरी कौन सी है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture. Clear? अब क्या होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, फ्रेशमैन ईयर एट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब वो नया बंदा है। क्लियर। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एब्राइट वहाँ से कहाँ चला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और क्या काम करता है, हार्मोन पे काम करता है जो गोल्ड स्पॉट से निकल रहे हैं, यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि लेबोरेटरी में बहुत एडवांस्ड, सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनका यूज़ करके ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, उसने हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर ढूंढ लिया कि कैसा है केमिकल स्ट्रक्चर। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, मतलब लगभग 1.5 साल बाद,
During his junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life. अब एब्राइट को एक और आइडिया मिल जाता है उसकी थ्योरी के लिए जो कि सेल लाइफ के बारे में बात करने वाली है. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन. ये आइडिया उसको कहाँ से आया? जब वो एक्सरे देख रहा था, एक्सरे फोटोज देख रहा था उस केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे देख रहा था. When he saw those photos, Albright didn't shout, Eureka, or even I've got it. ठीक है, जब उसने वो फोटोज देखी तो एब्राइट ने कुछ भी चिल्लाया नहीं, खुशी से कुछ ऐसा बोला नहीं उसने. क्लियर? But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles. उसके फोटोज जब वो देख रहा था तब उसको एक और चीज़ पता चल गई जो एक बहुत बड़ा आंसर हो गया बायोलॉजी के एक पजल का. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्या मिला उसको कि एक सेल जो होता है उसको कैसे पता चलता है कि उसका डीएनए क्या है. ठीक है, कैसे वो रीड कर पाता है. डीएनए इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. डीएनए क्या होता है? ठीक है, डीएनए मतलब जेनेटिक तरीके से आगे बढ़ता है. तो भाई कुछ फीचर्स हमारे पेरेंट्स में होते हैं तो वही उनके बच्चों में आते हैं, फिर वो आगे जेनेटिक वे में आगे बढ़ता है. तो वो कहाँ से होता है? डीएनए से होता है. क्लियर? तो वो यही कह रहे हैं डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है सेल के, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. और यही ये देखता है कि सेल कैसे फंक्शन कर रहा है. दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. और डीएनए क्या है? ब्लूप्रिंट है पूरी लाइफ के लिए. तो ये बात सेल को कैसे पता चलती है? ये बात उसको उस फोटोज में पता चल जाती है. एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग. तो एब्राइट और उसका कॉलेज रूममेट कौन है? जेम्स आर वोंग. वर्कड ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन. तो पूरी रात वो पिक्चर्स ड्रॉ करते रहते हैं और प्लास्टिक मॉडल्स का बनाते रहते हैं ये दिखाने के लिए कि ये कैसे हो सकता है. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. और फिर उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं? ठीक है, दोनों साथ में मिलकर थ्योरी के पेपर्स लिखते हैं. ठीक है, जो एक्सप्लेन करेगी सारी चीज़ें. सरप्राइजिंग नो वन न्यू हिम सरप्राइजिंग नो वन who knew him, Richard Albright graduated from Harvard with highest honors. तो रिचर्ड एब्रिट जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा ऑनर्स से वहाँ से हार्वर्ड से पास होते हैं. सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. अपनी पूरी क्लास में वो सेकंड आते हैं. क्लियर? 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में. सोचो आप. Albright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. और वो ग्रेजुएट करते हैं, वहाँ से स्टूडेंट रिसर्चर बनते हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी. और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए. इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. अगर उनकी थ्योरी प्रूव हो जाती है सही तो एक बहुत बड़ा कदम होगा इस तरफ कि जीवन की प्रोसेस को समझा जा सके, प्रोसेस ऑफ लाइफ समझी जा सके. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और हो सकता है ये भी पता चल जाए, कुछ आइडियाज़ मिल जाए कि कैसे कुछ टाइप के कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और बाकी डिसीजेस को भी. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि एब्राइट जो है उसके अंदर एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, मतलब एक जिज्ञासा है. His high school research into the purpose of the spots on the Monash pupa eventually led him to his theory about cell life. क्योंकि हाई स्कूल से वही सारी चीज़ें कर रहा था और उसको ही उसका फ़ायदा मिल रहा है. ओके. रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. उस रिचर्ड एब्राइट को साइंस में इंटरेस्ट कब से आया? जब पहली बार उसने बटरफ्लाइज को पकड़ना शुरू किया था. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. ओके, इतना भी डीप नहीं किया था उसने कि उसको दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिला. ठीक है, उसने बाकी चीज़ें भी की साथ में. जैसे एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन. ठीक है, वो एक अच्छा डिबेटर भी था, पब्लिक स्पीकर था, बाहर जाके लोगों से घुलना मिलना, ये सारी चीज़ें वो कर पाता था. ये नहीं कि सिर्फ बटरफ्लाइज में लगा रहता था. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी है एब्राइट. ओके, खासतौर पे नेचर को लेकर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स को लेकर. ठीक है. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट. हाई स्कूल में रिचर्ड जो था वो ए स्टूडेंट था, मतलब टॉप मोस्ट था. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स. क्लियर? तो डिबेट करने में और इन सारी चीज़ों में, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेहर.
His social studies teacher and advisor to both clubs, Mr. Weir was the perfect person for me then. He opened my mind to the new ideas, Albright said. Okay, तो उनको एक पर्सन मतलब ये जो रिचर्ड है उसको एक पर्सन है जो बहुत मोटिवेट करते हैं उसको, क्लियर, वो कौन है? मिस्टर वेयर, जो कि एक परफेक्ट पर्सन है और रिचर्ड के लिए, और उन्होंने ही मुझे काफ़ी आइडियाज़ दिए, रिचर्ड ने ऐसा बोला. ओके, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड. तो मिस्टर वेयर कौन है? उनके जो भी टीचर होंगे वो क्या कहते हैं कि जो रिचर्ड है वो हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है हर चीज़ में, क्लियर. वॉट प्लीज्ड मी वॉज here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो क्या कहते हैं मिस्टर वियर? वो कहते हैं सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो पर्सन है, ये जो रिचर्ड है, वो ये व्यक्ति क्या करता है, ये 3 से 4 घंटे लगाता है अपने डिबेट रिसर्च में, रात भर करता रहता है, और बाकी के रिसर्च में क्या करता है, बटरफ्लाइज पे रिसर्च करता है और बाकी जो भी उसकी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ चीज़ें छोड़ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, ठीक है. रिचर्ड जो है वो एक कॉम्पिटिशन दे सकता है और वो कॉम्पिटिशन को लेता भी है कि हाँ ठीक है अब कॉम्पिटिशन है तो हमें इसमें आगे बढ़ना है. मिस्टर वियर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस. तो वो कॉम्पिटिटिव है लेकिन गलत तरीके से नहीं है वो. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. रिचर्ड इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था कि उसको जीतना है हर हाल में या प्राइज लेना है, वो चीज़ उसके लिए कभी इतना मैटर नहीं करती थी. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. वो इसलिए जीत रहा था क्योंकि वो बेस्ट काम कर रहा था अपना. फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और वो बेस्ट होना चाहता था सही रीजन्स के लिए, इसलिए नहीं कि बस उसको जीतना है, इसलिए कि वो सही रीजन्स की वजह से जीत रहा था. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो आप, जिससे एक इंसान साइंटिस्ट बन सकता है. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इट विल टू विन फॉर द राइट रीजन. तो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो एक दिमाग में एक आइडिया आता है, उसके बाद क्यूरियोसिटी होती है, और फिर उसको एक इच्छा शक्ति के साथ जब हम मिला देते हैं जीतने के लिए, सही रीजंस के लिए, तब ये चीज़ें होती हैं. एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज, और एब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज थी. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनाश 10 ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ओके, तो कब से? जब से उसको उसकी माँ ने किताब दी थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनाश 10, ठीक है, तब से रिचर्ड की पूरी दुनिया बदल गई थी साइंस को लेकर, ठीक है, और वो हमेशा क्यूरियस रहता था. उसने कभी ये चीज़, ये जो जिज्ञासा था वो उसने खोई नहीं, ठीक है, वो हमेशा जानना चाहता था सारी चीज़ें. So this was a short story of making a scientist, okay, and written by Robert W. Peterson. So that's all, and you can make notes. Thank you.